वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग डीसी मोटर के बारे में थोड़ा पढ़े और अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। और इसमें मेनली हम लोग डीसी शंट मोटर, सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर, इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर जिसका सर्किट मॉडल कुछ ऐसा है। टर्मिनल वोल्टेज या आर्मेचर जिसमें बैक ईएमएफ इंड्यूस है, लोड करंट, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट या शंट करंट। इसमें जो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये पहला, लोड करंट इक्वल टू आर्मेचर करंट प्लस फील्ड करंट, और फील्ड करंट की वैल्यू Vt अपॉन RSH। और शंट मशीन में चूंकि टर्मिनल मोटर है इसलिए टर्मिनल वोल्टेज चूंकि कांस्टेंट है और टर्मिनल वोल्टेज के ये पैरेलल में है RSH, और RSH तो कांस्टेंट है ही। RSH क्या है? शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। इसलिए जो ISH है या फील्ड करंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। और जो आपका फील्ड फ्लक्स होता है phi F that is proportional to ISH और IF। तो जो फील्ड फ्लक्स है वो फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, और फील्ड करंट इसमें चूंकि टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है इसलिए फील्ड करंट कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि शंट फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड जो है, फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होता है। हालांकि आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट के कारण हमने पढ़ा था कि आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट के कारण एक तो उसका नेचर डिस्टॉर्ट होता है, दूसरा डीमैग्नेटाइजेशन होता है। हालांकि हम लोग इंटरपोल्स, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग सबको यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हैवी लोड पर या ज़्यादा आर्मेचर करंट पर थोड़ा बहुत डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। इसलिए हम इसको एक कंप्लीटली कांस्टेंट फ्लक्स मशीन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में बिल्कुल करंट कांस्टेंट रहेगा। अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर दें तब तो फिर ये कांस्टेंट फ्लक्स मशीन बिल्कुल है। ठीक है ना। हालांकि मैंने जैसे कहा हैवी लोड पर फ्लक्स कुछ घटता है ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब देखिए Vt, इसका इक्वेशन लिखे अगर तो Vt इक्वल टू Eb प्लस IaRa। इसमें अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो ब्रश ड्रॉप भी इंक्लूड होगा। ठीक है। और उसके बाद ये दोनों थ्योरम फॉर्मूला जो कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि Eb इक्वल टू Ka phi ओमेगा m एंड Te इक्वल टू Ka phi I। ठीक है। अब देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एवरीथिंग। मोटर के बारे में आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जनरली तीन चीजें हैं, है ना। लगभग सब चीजें वैसी ही हैं, मेनली तीन चीजें हैं: स्पीड, करंट और टॉर्क, है ना। स्पीड, आर्मेचर करंट और टॉर्क, ये तीन चीजें हैं जो कि मोटर के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। स्पीड, आर्मेचर करंट और टॉर्क। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। हर एक मशीन के लिए हम लोग तीन कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे। पहला होगा स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच का कैसा रिलेशन है। हमको पता है कि लोड बढ़ता है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ता है, तो वो जब लोड बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो स्पीड कैसे ड्रॉप होगा या इंक्रीज होगा, है ना। वो सब चीज देखना होगा आपको इसमें, स्पीड आर्मेचर करंट में। फिर आपको देखना होगा टॉर्क और आर्मेचर करंट का रिलेशन, कि टॉर्क और आर्मेचर करंट का रिलेशन कैसा है। और थर्ड आपको देखना होगा स्पीड और टॉर्क का, मतलब थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगा स्पीड और टॉर्क के बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। ये हम लोग हर एक मोटर के लिए देखेंगे, शंट के लिए भी देखेंगे, फिर सीरीज के लिए भी देखेंगे, फिर कंपाउंड के लिए भी देखेंगे, और फिर फाइनली उन तीनों का कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आए कि कहाँ पर किस मोटर का यूज करना है ना। ताकि उनको कंपैरिजन से आपको समझ में आएगा कि सेम लोड के लिए कौन सा मोटर ज्यादा स्पीड से चलेगा, सेम लोड के लिए कौन सा मोटर कम करंट लेगा, है ना। तो इन तीनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है।
तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शंट मोटर के लिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक एक कर्व है जो कि बनेगा स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, जिसमें कि एक्स एक्सिस पर हम लोग आर्मेचर करंट को लेंगे और वाई एक्सिस पर स्पीड को लेंगे। लेकिन उस कर्व को बनाने से पहले हम लोग एक इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं आर्मेचर करंट और स्पीड के टर्म्स में, ताकि वो कर्व बनाना आसान हो जाए। ठीक है, और वो इक्वेशन भी बहुत आसान है। देखिए, हमको एक इक्वेशन निकालना है स्पीड और आर्मेचर करंट के टर्म्स में। तो स्पीड तो यहाँ है और आर्मेचर करंट यहाँ भी है ना, इस तरह से। तो सिंस Vt इक्वल टू Eb प्लस IaRa, दिस इंप्लाइज दैट Ia को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, Ia विल बी इक्वल टू Vt माइनस Eb अपॉन I। ठीक है, Ia इक्वल टू Vt माइनस Eb अपॉन Ra। नाउ सिंस Eb इक्वल टू, वन मिनट, ठीक है, एक मिनट। नाउ सिंस Eb इक्वल टू Ka phi omega m, this implies that Vt minus IaRa इक्वल टू K phi omega m। ऐसा लिख सकते हैं ना, IaRa को इधर ले आए तो Vt माइनस IaRa इक्वल टू Eb और Eb इक्वल टू क्या है, K phi omega m। क्या यहाँ से आ जाए कुछ रिलेशन? तो therefore omega m will be equal to Vt minus IaRa upon Ka phi, and this can be written as Vt upon Ka phi minus IaRa upon Ka phi। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन मिल गया स्पीड और आर्मेचर करंट के टर्म्स में। ठीक है, इसमें आप देखिए तो Vt तो टर्मिनल वोल्टेज है, कांस्टेंट है, K तो कांस्टेंट ही है, Ra कांस्टेंट ही है। अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्टेड मान लें तो फाई भी कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूडेड करें तो लार्ज वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट पे फ्लक्स की वैल्यू कुछ डिक्रीज। ठीक है, तो ओके, तो अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझते चलिए इसको। अब आप एक चीज सोचिए कि एक ग्राफ बनाना है हम लोगों को, है ना, IA और ओमेगा m के बीच में। ठीक है ना, आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच का ग्राफ बनाना है। अब देखिए जरा ध्यान से, आर्मेचर करंट अगर जीरो होगा, आर्मेचर करंट अगर जीरो होगा तो स्पीड कितनी होगी, बोलिए। क्योंकि देखिए यहां से अगर देखें तो आर्मेचर करंट अगर जीरो होगा, है ना, तो स्पीड हो जाएगा Vt अपॉन K phi, लग रहा है ना। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आर्मेचर करंट जीरो है, EBIA इक्वल टू जीरो, नो मैकेनिकल पावर। अगर आर्मेचर करंट जीरो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जीरो है, T इक्वल टू K phi I। आर्मेचर करंट जीरो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जीरो है, अगर टॉर्क जीरो है तो देयर विल बी नो मोशन, नो स्पीड। ठीक है, मतलब कि अगर करंट अगर जीरो है तो स्पीड को जीरो होना चाहिए। लेकिन जितने भी बुक्स हैं, चाहे PS बिमरा जी की हो, चाहे अशफाक हुसैन की हो, चाहे किन्हीं की भी हो बुक, हर बुक में आप देखेंगे कि करंट, आर्मेचर करंट जीरो पे यहां पे कुछ स्पीड लिया है ओमेगा m, और इसके नीचे एक और चीज लिख देता है NL।
या ओमेगा एम ओ, ओमेगा एम एन एल या ओमेगा एम, ये क्या बात हुई? इसका तो मतलब ये है कि आर्मेचर करंट 0 पर भी कुछ स्पीड है ना? तो ये ऐसा क्यों है ना? करंट 0 पे जब कोई टॉर्क नहीं हो सकता है, जब कुछ स्पीड नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसा क्यों दिखाते हैं? तो इसकी बात को समझिए जरा। देखिए, एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि करंट अगर 0 होगा तो देयर विल बी नो मैकेनिकल पावर, नो टॉर्क, नथिंग। लेकिन एक्चुअली ये एनएल जो है ना, ये एनएल नो लोड, नो लोड मतलब जब मोटर पे कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, सिर्फ मोटर का शाफ्ट है, ठीक है, कोई लोड नहीं है। तो जब कोई लोड नहीं है, जब कोई लोड ही नहीं है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी मोटर जो स्टेडी स्टेट में होता है वो कुछ ऐसा होता है, T इक्वल टू TL, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क। जब नो लोड पर है मोटर, उस समय उसका लोड टॉर्क क्या है? कोई लोड तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके क्रॉस कुछ लोड है, वो है फ्रिक्शन, है ना? सिर्फ लोड क्या है? फ्रिक्शन, जो कि बहुत कम है ना? TFL, फ्रिक्शनल लोड, ठीक है। तो जब मोटर आपका नो लोड पे है तो उस पर सिर्फ एक ही लोड है जो कि है फ्रिक्शन का लोड, ठीक है। और उस फ्रिक्शन के स्मॉल लोड के बराबर ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क शुड बी इक्वल टू लोड टॉर्क। अब जब नो लोड पर है तो कोई लोड तो है नहीं, फ्रिक्शन लोड है, और फ्रिक्शनल लोड बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बहुत कम होगा। अब TE इक्वल टू होता है KA phi IA, T इक्वल टू KA phi IA। फ्लक्स तो पूरा है, फ्लक्स तो पूरा, फ्लक्स तो कांस्टेंट है, आपने सप्लाई दिया फ्लक्सिस, फ्लक्स काफी है, K तो अपना कांस्टेंट है, और TE बहुत स्मॉल है, और फ्लक्स तो अपना वैल्यू पर है। तो इसका मतलब है कि आर्मेचर करंट उसमें बहुत स्मॉल होगा। इनफैक्ट नो लोड पे आर्मेचर करंट मिनिमम होता है, और जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे आर्मेचर करंट की भी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो नो लोड पे मोटर बहुत ही कम करंट ड्रॉ करता है सप्लाई से, ठीक है, ध्यान समझिए। और उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बहुत कम होता है, क्योंकि लोड टॉर्क क्या है? फ्रिक्शनल टॉर्क है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमेशा लोड टॉर्क के बराबर होगा, तो लोड टॉर्क चूंकि फ्रिक्शनल टॉर्क बहुत कम है, इसलिए आपका करंट की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, लेकिन इस समय जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ है ही नहीं लोड, उसका अपोजिट डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, उसको थोड़ा सा भी फोर्स मिल रहा है वो घूम रहा है, देयर इज नो लोड। तो जिस समय आपका मोटर, कोई भी मोटर हो, दिस इज जब नो लोड पर है, ठीक है, तो उस समय उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब लोड बढ़ता है तो स्पीड घटता है, ठीक है। क्या क्या हुआ? नो लोड पे स्पीड मैक्सिमम, करंट मिनिमम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मिनिमम। समझ आ गई बात? तो यानी कि तो यहां पर देखिए एक्चुअल, एकदम परफेक्ट अगर एक्चुअल फिगर बनाए तो वो फिगर कुछ ऐसा होगा। अगर एक्चुअल फिगर बनाए तो ये करंट है ना, बहुत ही स्मॉल करंट पे धीरे धीरे ये बढ़ करके इतना होगा, और तब फिर आगे कुछ भी जो होगा वो देखेंगे। तो ये बहुत ही स्मॉल, एक्चुअल में ऐसा होता है, बहुत ही स्मॉल करंट पर ही ये काफी हाई स्पीड पे घूमता है। लेकिन इस स्मॉल वैल्यू को जो बुक के ऑथर्स हैं या जो भी हैं वो नेग्लिजिबल मान के और बहुत ही स्मॉल मान लेते हैं, इसके कारण ये वैल्यू यहाँ पे लेते हैं इस एक्सिस पर, ओमेगा एम एन एल या ओमेगा एम ओ भी कई सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा, ओपन या नो लोड, करेक्ट ना। यानी कि करंट 0 पर या बहुत ही स्मॉल करंट पर स्पीड मैक्सिमम होगी। अब इस पे आ जाइए, ये जो इक्वेशन है इसको भूल जाइए, ठीक है। इस पे आ जाइए, ओमेगा एम इक्वल टू VT अपॉन KA phi माइनस IARA अपॉन KA phi, ठीक है। देखिए अब आर्मेचर करंट बहुत कम ले रहा है, स्पीड मैक्सिमम पे घूम रहा है। अब मान लीजिए आपने लोड बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। जैसे ही आप लोड बढ़ाएंगे, है ना, जैसा हम लोग पढ़ भी चुके हैं
कि जैसे ही आप लोड बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा कि स्पीड घटेगी, है ना। स्पीड घटेगा तो ईबी घटेगा। देख चुके हैं इस चीज़ को कैसे ईबी बैलेंस करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। जैसे ही आप लोड बढ़ाएंगे स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगा तो बैक ईएमएफ घटेगा, बैक ईएमएफ घटेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा और धीरे धीरे उस लोड को मीट करेगा। तो मतलब कि जैसे ही अगर हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। अभी हम लोग इसमें दो फिगर बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्टेड मानकर और एक फिगर बनाएंगे आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूडेड मानकर। तो पहले हम लोग बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्टेड मानकर। जब आप आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फ्लक्स इज कांस्टेंट, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि शंट मोटर है, फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड है, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये Vt अपॉन K∅ ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट। जब नो लोड पर है आपका मोटर तब Ia की वैल्यू बहुत कम है और ये स्पीड मैक्सिमम पर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और बात इसमें देख लीजिए, ओमेगा एम एन एल अगर आपसे पूछे कि नो लोड स्पीड कैसे निकलेगी तो सीधे Vt अपॉन Ka, ठीक है, ये होगा नो लोड स्पीड, करेक्ट ना। अब जब हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस Ia की वैल्यू बढ़ेगी, फाई तो कांस्टेंट है, नेग्लेक्टेड मान रहे आर्मेचर रिएक्शन। तो क्या होगा कि जैसे ही आप लोड बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ाने के साथ ये करंट की वैल्यू बढ़ेगी और करंट की वैल्यू जब ये बढ़ेगी, ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा तो आप बताइए कि स्पीड का क्या होगा। ये कांस्टेंट है, ये का इसका Ia बढ़ रहा है, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट बढ़ रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस तो कमता जाएगा और डिफरेंस ही क्या है, ओमेगा एम, है ना। तो इसका मतलब है कि लोड बढ़ाने पे आर्मेचर करंट को जब आप बढ़ाएंगे तो स्पीड धीरे 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 घटेगा और ये होता ही, हम लोग देखते हैं कि लोड बढ़ाने से स्पीड घटता है और लोड बढ़ाने से करंट बढ़ता है। यानी कि ये ओमेगा एम अगर ये लाइन है तो आर्मेचर रिएक्शन जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो ये कर्व जो बनाया है वो मान के बनाया है कि आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड, ठीक है। और यहां से हम लोग देख सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर करंट पर, है ना, किसी पार्टिकुलर करंट पर स्पीड कितनी होगी उसको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये कर्व है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अब आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड है तो आइडियल केस हो गया, आर्मेचर रिएक्शन कुछ ना कुछ होगा। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भैया जब हम लोग स्पीड को मतलब जब लोड बढ़ाते हैं तो स्पीड घटता है, ठीक है ना, और आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट करके जो स्पीड आ रहा है वो 500 आरपीएम आ रहा है, तो आर्मेचर रिएक्शन को अगर इंक्लूड किया जाए जो एक्चुअली में होता है तो स्पीड क्या होगा। अगर करंट समथिंग है, ये करंट की वैल्यू ये है और उस समय अगर आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्टेड माने तो स्पीड कुछ ये है, यहाँ पर ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी ना, Ia1 पर ये ओमेगा m1, ठीक है। और जब आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे मतलब जो एक्चुअल स्पीड होगी, जो एक्चुअल स्पीड होगी, ये तो आइडियल स्पीड हम मान रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट करके, लेकिन जो एक्चुअल स्पीड होगी आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करके इस करंट पर वो क्या होगी, ओमेगा m1 से ज़्यादा होगी कि ओमेगा m1 से कम होगी। तुम्हारा बात मतलब नेग्लेक्टेड मान करके जो स्पीड आ रहा है वो एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा होता है कि एक्चुअल स्पीड से कम होता है। उसके लिए जरा हम ध्यान देंगे आर्मेचर रिएक्शन को अगर हम लोग इंक्लूड करें, ठीक है, जरा देखिए, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करें तो चीजें कैसे चेंज होंगी। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है हम आपको न्यूमेरिकली समझाते हैं। सपोज कि ये Vt की वैल्यू 50 है और K की वैल्यू सपोज 1 है और फ्लक्स की भी वैल्यू सपोज 1 है, ठीक है, माइनस सपोज ये Ia जो करंट था उस समय जो Ia1 हम लोग यहाँ ले रहे हैं वो मान लीजिए 10 है और Ra सपोज 1 है और ये 1 है, तो स्पीड कितना होगा 40, 50 माइनस 10 40 आरपीएम होगा,
ठीक है ना, ये एक केस है। ठीक है, अब ये था जब हमने आर्मेचर रिएक्शन को निगलेक्ट किया, 10 एम्पेयर पे ये कुछ इस तरह से था। अब मान लीजिए कि आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करते हैं और 10 एम्पेयर पे, ठीक है ना, जब करंट की वैल्यू क्या है 10 एम्पेयर, उस समय आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुछ डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हुआ है। समझा नहीं बात? जब हम आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं उस समय 10 एम्पेयर पे आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुछ डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हुआ है। ठीक है, सपोज मान लीजिए, है ना, इतना होता नहीं है लेकिन मान लीजिए जस्ट कि फ्लक्स आधा हो गया, ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। जस्ट आप 3 to 4% डिक्रीमेंट होता है, आप मान लीजिए कि वो 50% हो गया, आधा हो गया, तब देखते हैं कि स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये था जब आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट किए थे तब। अब आर्मेचर रिएक्शन को हम इंक्लूड कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि जब आर्मेचर करंट 10 एम्पियर है उस समय फ्लक्स पहले के कंपैरिजन में अब 50% कम हो गया, यानी कि Vt तो सेम है 50, K सेम है 1, लेकिन ये हो गया 0.5 माइनस। सेम करंट पर देख रहे हैं, करंट हम यहाँ कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। IA1 पर अगर आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड का स्पीड इतना आया तो इंक्लूडेड का क्या आएगा, तो ये 10, RA तो सेम ही रहेगा 1, ये KA इंटू 0.5, जरा इसको चेक कीजिए कितना है, ये 0.5 है, ये डबल हो जाएगा ना 100, माइनस ये 0.5 है, ये भी डबल हो जाएगा 20, कितना हो गया 80 RPM, 80 RPM, 80 RPM, यानी कि जो एक्चुअल स्पीड होती है किसी भी पार्टिकुलर करंट पे, है ना, किसी भी पार्टिकुलर करंट पे, जो करंट किसी भी पार्टिकुलर करंट पे जो एक्चुअल स्पीड होती है, आर्मेचर रिएक्शन को अगर हम इंक्लूड करें, एक्चुअल स्पीड वो नेग्लेक्टेड मान करके जो स्पीड आती है उससे ज़्यादा होती है। हमने यहाँ 50% मान लिया, इसलिए वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ये 40 था, ये 80 आ गया। लेकिन जनरली 4% 3% का डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट होता है, 3-4% घटता है, तो वैसे भी करके आप देख सकते हैं, तो भी बढ़ करके ही आएगा, हाँ इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन मोटा मोटी क्या समझ रहे हैं कि जो एक्चुअली में आर्मेचर रिएक्शन के कारण, है ना, अगर आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को इंक्लूड करें जो एक्चुअली होता है, तो किसी पार्टिकुलर करंट पर स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्ट करें तो जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा कैलकुलेशन में, यानी कि जो कर्व बनेगा आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड का, है ना, आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड का जो कर्व बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा, किसी भी करंट के वैल्यू पर आपको ज़्यादा मिलेगा। ये है आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड। ठीक है, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड का जो कर्व बनेगा वो कुछ इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, अब देखिए बात समझिए, समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे इस करंट पर, सेम करंट पर, है ना, इस IA1 की वैल्यू पर आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड का लिए तो स्पीड कुछ कम आया और इंक्लूडेड का लिए तो स्पीड कुछ ज़्यादा है। तो आपके मन में एक ये पॉइंट आ रहा होगा कि क्या फ्लक्स के कम होने पर, आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड जब कर रहे हैं तो क्या फ्लक्स के कम होने पर स्पीड बढ़ती है? तो बिल्कुल बढ़ती है। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको उसी से आपको समझाते हैं, या इसी एग्जाम्पल से आप समझिए पूरा का पूरा प्रोसेस कि जब लोड बढ़ता है, ठीक है ना, जब लोड बढ़ता है तो क्या 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 चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखिए समझिए बात, देखिए TE इक्वल टू KA phi IA। ठीक है, तो अगर आर्मेचर रिएक्शन हम नेग्लेक्टेड माने तो KA 1 था, phi 1 था, IA कितना था 10।
देखिए इस टॉपिक को वैसे हम लोग को स्पीड कंट्रोल में भी पढ़ना है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज कि आपका शंट मोटर किसी लोड को सप्लाई दे रहा है, ठीक है ना, किसी लोड को सप्लाई दे रहा है, वो मूव कर रहा है, सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक, और उसी समय सपोज आपने फ्लक्स को घटा दिया, जो हम लोग स्पीड कंट्रोल में पढ़ेंगे कि आपने फ्लक्स को कम कर दिया, तो फ्लक्स को कम करने से क्या होगा ये हम जानना चाह रहे हैं, है ना, कि यहाँ कि फ्लक्स को कम करने से क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, ठीक है ना, ये जानना चाह रहे हैं। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सपोज कि आपका फ्लक्स 1 था, 1 वेबर, करंट 10 एम्पियर था, तो टॉर्क कितना था 10 न्यूटन मीटर, है ना, टॉर्क कितना लगा 10 न्यूटन मीटर लग रहा होगा टॉर्क, है ना, और लोड भी T इक्वल टू TL इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। EB इक्वल टू KA1 phi1, और स्पीड कितनी थी 40 वोल्ट, करंट कितना 10 एम्पियर। अब क्या होगा कि सपोज कि आपने फ्लक्स को घटा करके 1 से घटा करके 0.5 वेबर कर दिया, ठीक है, समझिए बात। फ्लक्स को आपने घटा करके मतलब आपने इस जो सर्किट है अपना रेजिस्टेंस का, उसमें सपोज आपने कुछ रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कुछ करंट को कम कर दिया, ताकि फ्लक्स की वैल्यू 1 वेबर से घट करके 0.5 वेबर हो गई। अब यहाँ देखिए, अब देखिए क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। देखिए EB इक्वल टू K फाई ओमेगा, किसी भी मोटर की स्पीड एक बैक नहीं घट जाती है, स्पीड को घटने में भी टाइम लगता है और बढ़ने में भी टाइम लगता है। तो जैसे ही फ्लक्स कम होगा, ठीक है ना, वैसे ही स्पीड तो एकाएक चेंज नहीं होगा, लेकिन EB एक बैक घट जाएगा। तो EB क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा K1 5.5, ओमेगा m कितना है 40, यानी ये हो जाएगा 20 वोल्ट। EB कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। EB एक बैक घट गया। अब EB के घटते ही, है ना, EB जैसे ही घटेगा वैसे ही आपका IA को देखिए जरा, IA इक्वल टू VT माइनस EB अपॉन I। पहले IA कितना था 10 एम्पियर, ठीक है ना, पहले IA कितना था 10 एम्पियर, अब और VT कितना था 50। अब देखिए VT तो सेम है 50 माइनस EB घट गया 20 हो गया 20 बाई RE को हम 1 ले रहे 30 एम्पियर। समझ रहे बात, यानी क्या हुआ, आपने फ्लक्स को घटाया, फ्लक्स को घटाने से स्पीड एक बैक नहीं घटेगी, बैक EMF घट के हो गया 20 वोल्ट, जैसे ही बैक EMF घटा वैसे ही करंट बढ़ के हो गया कितना 30 एम्पियर। अब जैसे ही करंट बढ़ के 30 एम्पियर हुआ, वैसे ही टॉर्क को देखिए KA phi IA, तो 1 इंटू ये 0.5 इंटू 30 इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर। जैसे ही आपने फ्लक्स को कम किया वैसे ही बैक EMF कम हो गया, करंट बढ़ गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कितना हो गया 15 न्यूटन मीटर। और लोड तो वही है, लोड क्या है, लोड तो वही है 10 न्यूटन मीटर, लोड वही है 10 न्यूटन मीटर, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ के कितना हो गया 15 न्यूटन मीटर। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज ग्रेटर देन लोड टॉर्क, मतलब स्पीड का बढ़ना शुरू होगा, स्पीड बढ़ना चालू होगा, है ना, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, स्पीड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ गया तो स्पीड भी क्या होगा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग ये फॉर्मूला से देख रहे हैं कि आइए, मतलब ये नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि ये EB इक्वल टू K फाई ओमेगा m TL इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। अब बात समझिए, देखिए अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ा है इससे, यानी कि अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना, जब स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगा, ये EB इक्वल टू K फाई ओमेगा m में फ्लक्स तो घट गया, फ्लक्स तो 0.5 हो गया, स्पीड बढ़ना शुरू होगा,
तो जब स्पीड बढ़ेगा तो ईबी की वैल्यू फिर से क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ईबी की वैल्यू फिर से क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा ईबी की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी। अब ईबी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आईए की वैल्यू घटने लगेगी, है ना, स्पीड बढ़ने लगेगा और ईबी की वैल्यू फिर से क्या होगी, स्पीड बढ़ेगा तो ईबी की वैल्यू भी बढ़ेगी और ईबी की वैल्यू बढ़ेगी तो आईए की वैल्यू फिर घटना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एक बैक हो जाता है 15 न्यूटन मीटर, है ना, 15 न्यूटन मीटर हो गया। अब 15 न्यूटन मीटर से अब ये घटना शुरू होगा। ठीक है, और जब तक में ये घट करके 10 न्यूटन मीटर तक आएगा तब तक आपका आईए बढ़ता रहेगा। ठीक है, तब तक आईए बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, और जो फाइनल अगर हम देखें, देखिए क्या हम बोल रहे थे, हाँ, जब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो 15 न्यूटन मीटर से, अब 15 न्यूटन मीटर होगा तो स्पीड बढ़ने लगी, तो ईबी बढ़ने लगा तो आईए घटने लगा। जो 30 एम्पेयर था उससे घटना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आईए घट रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, टॉर्क घट रहा है, ईबी बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। समझ रहे बात, पहले ईबी कितना था, 20 वोल्ट, सबसे पहले कितना था, 40 वोल्ट, उससे एक बैग घट करके 20 वोल्ट हुआ। अब ये फिर से 20 से बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पहले कितना था, 10, एक बैग बढ़ के हुआ 15, अब वो 15 से फिर घट रहा है। करंट पहले कितना था, 10 एम्पेयर, एक बैग बढ़ के कितना हुआ, 30 एम्पेयर, अब फिर वो 30 से घटना स्टार्ट होगा, है ना। और स्पीड जो पहले थी ईबी इक्वल टू के ए 5 ओमेगा एम, स्पीड जो पहले थी 40 आरपीएम, वो 40 आरपीएम से बढ़ेगी, है ना। स्पीड पहले कितनी थी, 40 आरपीएम, अभी 40 आरपीएम से बढ़ेगी। अब देखिए एक एक चीज़ निकालेंगे। अब फाइनली स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में यही होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क फिर से घट करके लोड टॉर्क के बराबर हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर, यानी टीई इक्वल टू के ए 5 आई, है ना। तो फाइनल केस में ये 10 होगा, ये 1 है, ये 0.5 है, तो आइए कितना होगा, 20, यानी कि आईए जो है वो जब आपने फ्लक्स को घटाया तो आईए परमानेंटली, मतलब जब लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दोनों बराबर हो गया उस समय भी करंट कितना है, 20 एम्पेयर, मतलब कि करंट जो 10 से बढ़ करके 30 पर गया वो घट करके वापस 10 पे नहीं आएगा, वो 20 पर रुका रहेगा। ठीक है, अब आते हैं ईबी पर, ईबी को जरा देखते हैं। देखिए यहाँ से तो यहाँ से देखिए, ईबी इक्वल टू क्या है, बी टी माइनस आई आर, तो 50 माइनस 20 इंटू 1, तो 30 वोल्ट, यानी कि ईबी जो पहले कितना था, 40 वोल्ट था, पहले 40 वोल्ट था, वो एक बैग घट के हुआ कितना, 20 वोल्ट, और जब स्पीड बढ़ा तो ईबी भी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ करके वापस 40 नहीं होगा, वो 30 वोल्ट पर रहेगा। ठीक है, 30 वोल्ट पर रहेगा। अच्छा, और स्पीड, अब जरा स्पीड को देख लेते हैं, स्पीड कितना बढ़ेगा, तो देखिए कि ईबी इक्वल टू है के ए 5 ओमेगा एम, तो ईबी हो गया 30 इक्वल टू 1 इंटू 0.5 इंटू ओमेगा एम, तो ओमेगा एम कितना हो गया, 60 आरपीएम, यानी 40 से बढ़कर के स्पीड कितना हो गया, 60 आरपीएम। यानी कि आप पूरा प्रोसेस देखिए क्या होगा, हमने फ्लक्स को जैसे ही घटाया वैसे ही ईबी घट गया। ईबी पहले था 40, उससे घट करके कितना हो गया, एक बैग 20। ठीक है, ईबी घट गया तो करंट जो है वो एक बैग बढ़ के हो गया 30। करंट जैसे ही बढ़ा वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ करके हो गया 15 न्यूटन मीटर, और लोड टॉर्क कितना है, 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब क्या होगा कि चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क से बड़ा है इसलिए स्पीड बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही स्पीड बढ़ेगा वैसे ही आपका जो बैक ईएमएफ है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, और बैक ईएमएफ अगर बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ के बढ़ने के कारण आईए फिर घटेगा, और आईए घटेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क फिर घटेगा, मतलब 15 न्यूटन मीटर से घट करके वो 10 न्यूटन मीटर तक आएगा, और तब तक आपका स्पीड बढ़ता रहेगा। फाइनली जब टॉर्क घट करके वापस 10 न्यूटन पर आ गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि
कि करंट जो है वो पहले था 10, बढ़ करके हुआ 30 और फिर घट करके 20 पर आकर के रुक गया। ठीक है, बैक ईएमएफ पहले था 40, घट करके हुआ 20 और फिर बढ़ करके कितना हुआ 30 वोल्ट। स्पीड जो पहले था 40 आरपीएम, बढ़ करके कितना हुआ 60 आरपीएम। तो ये एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है कि कैसे फ्लक्स के घटने पर या फ्लक्स के बढ़ने पर किस तरह से करंट, बैक ईएमएफ, स्पीड, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस कर्व में सिंपल ये दिखाया जा रहा है कि किसी पार्टिकुलर करंट पर जो आपको नेग्लेक्टेड करके जो स्पीड मिलेगा, एक्चुअल स्पीड उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये है आपका स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच का तो हम लोग अभी तुरंत देखे हैं, है ना, कि जब आपका टी, या आप सिंपल यहाँ से देखिए कि टी ई इज इक्वल टू के ए फाइव आई ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू के ए फाइव आई ए। ठीक है, तो अगर करंट जीरो होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट करें तो फ्लक्स तो कांस्टेंट है, तब तो सीधे सीधे टी ई प्रोपोर्शनल टू आई ए, तब स्ट्रेट लाइन। आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड। लेकिन अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करें, जैसे सपोज कि इस करंट के लिए ये इतना टॉर्क आ रहा है TE1, सपोज ये 1 है इंटू 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे ये इतना आ रहा है। ठीक है, ये 10 न्यूटन मीटर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करें, है ना, और 10 एम्पेयर पे, 10 एम्पेयर पे सपोज, जैसा हमने लास्ट में लिया कि 10 एम्पेयर पे फ्लक्स सपोज 50% कम हो गया, है ना। ठीक है, 50% कम हो गया तो क्या हो जाएगा कि ये तो 1 है, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10, मतलब इसी IA1 पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.5, 5 न्यूटन मीटर। मतलब ये कुछ यहाँ, है ना, कुछ इस तरह से, यानी कि ये वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि क्या होता है कि जब, यानी कि इसका जो अगर हम इंक्लूड करें, जब हम इंक्लूड मतलब समझिए कि जब हम आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को इंक्लूड करते हैं, अगर नेग्लेक्ट करते हैं, तो अगर किसी पार्टिकुलर करंट पर आपको कुछ टॉर्क मिल रहा है ना, नेग्लेक्ट करने पर, तो एक्चुअल जो टॉर्क होगा वो उससे कम होगा। तो ना ये बात कि अगर किसी करंट पर आपको कोई बोल दे कि सपोज एट 50 एम्पेयर 50 एम्पेयर पे मोटर का जो टॉर्क है वो 50 न्यूटन मीटर है, आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट करके, तो आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करके टॉर्क क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करके टॉर्क कम होगा, है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर इंक्लूड करें तो वैल्यू घट जाएगी। तो एक्चुअली में ये कर्व ऐसे बेंड हो जाता है ना, अगर नेग्लेक्टर रहें तो ऐसा होगा, और अगर हम लोग इंक्लूड करें तो स्टार्टिंग में जब आर्मेचर करंट की वैल्यू कम है उस समय तो लगभग लीनियर ही है, लेकिन फिर जब आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और, है ना, फिर आर्मेचर करंट की वैल्यू जब बढ़ती है, जब डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो ये कर्व कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड पे किसी पार्टिकुलर करंट पे जो आपको टॉर्क मिलेगा, एक्चुअल टॉर्क, ये इंक्लूडेड है। एक्चुअल टॉर्क उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और बाकी तो आप लोग जानते ही, हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे हैं पूरा का पूरा केस कि फ्लक्स अगर घटता है तो फ्लक्स घटने से बैक ईएमएफ घटता है और करंट
इंक्रीज होता है, फिर टॉर्क बढ़ जाता है, फिर टॉर्क धीरे धीरे घटता है ना। टॉर्क जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे करंट भी घटता है। टॉर्क 15 से 10 आया तो करंट भी जो एक बैक 30 हो गया था वो भी तो 20 पे आया, है कि नहीं। जो ईबी बढ़ता है, ईबी जो 40 से 20 हो गया था वो बढ़ करके 30 हुआ, स्पीड बढ़ता है, ठीक है। तो ये है, तो टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक सिंपल सा ये। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, आइए देखते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। स्पीड और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है। तो अभी जो हमने कुछ एक एग्जाम्पल हमने किया उसमें आपने देखा कि टॉर्क एक बैक बढ़ करके 15 हुआ और फिर घट करके 10 हुआ, और इस दौरान स्पीड का क्या हुआ। टॉर्क जो 15 से घट करके 10 हुआ उस पीरियड में जो स्पीड था वो 40 से बढ़ करके 60 हुआ, दोनों इन्वर्सली है, उसी चीज़ को ग्राफ बताएगा। तो उसको जरा एक रिलेशन पहले निकालना होगा आपको टॉर्क और स्पीड के बीच में। तो हमको पता है कि ओमेगा एम इक्वल टू वी टी अपॉन के एफ आई माइनस आई आर ए अपॉन के एफ आई होता है। अब इसमें आप क्या कीजिए ना, ऊपर नीचे के एफ आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करें मल्टीप्लाई, क्योंकि टी लाना है और हमको पता है के एफ आई आई ए हो जाएगा तो ऊपर टी ए आ जाएगा, तो आई ए आर ए इंटू के ए फाइव, नीचे क्या हो जाएगा के ए स्क्वायर फाइव स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा वी टी अपॉन के ए फाइव माइनस ये आई ए के ए फाइव क्या हो जाएगा टी ई आर ए अपॉन के ए स्क्वायर फाइव स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए, अब ये रिलेशन मिल गया है तो कर्व भी बन जाएगा। और इसमें भी हम वही बात करेंगे कि चूंकि स्टार्टिंग में नो लोड पे बहुत ही कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल टॉर्क ही बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ही कम टॉर्क पर ही स्पीड बहुत होता है, नो लोड स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर भी दिखाने का तरीका ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क 0 पर ही दिखाते हैं, ओमेगा एम एन एल या ओमेगा एम ओ। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब धीरे धीरे जब लोड बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा। एक बार फिर हम लोग पहले कर्व बनाएंगे आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड का, उसके बाद बनाएंगे आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड का। तो नेग्लेक्टेड की बात करें तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नेग्लेक्टेड है तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ेगा तो ये पार्ट कांस्टेंट है, ये पार्ट बढ़ रहा है तो स्पीड घटेगा। तो वो ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा। अब देखते हैं इंक्लूड करके, ठीक है ना। इंक्लूड जब करेंगे तो क्या होगा, तो फिर से एक एग्जांपल ले लें। सपोज कि दिस इज 40, ये 50/1 है माइनस ये 10/1 है, ठीक है ना। अब हमको किसी पर्टिकुलर टॉर्क पर देखना है क्या है, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 40 न्यूटन मीटर टॉर्क पे स्पीड है 1000 आरपीएम जब आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, तो एक्चुअल स्पीड इससे ज़्यादा होगी कि कम होगी। तो सपोज एक बार फिर से वही चीज़ कि 50% कम हो गया, 10 जब लोड बढ़ करके 10 टॉर्क हुआ तो आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड अगर करें तो देखते हैं कि फ्लक्स 50% रिड्यूस हो गया। तो क्या हो जाएगा 50/1 × 0.5 माइनस 10/1 × 0.5 का होल स्क्वायर 0.25। तो जरा देखिए, अगर हम लोग करें तो ये तो 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, है ना 40 होगा माइनस 40 60 आरपीएम, ठीक है। मतलब कि पहले कितना स्पीड था 40 और अब कितना हो गया 60,
मतलब कि एक्चुअल जो स्पीड होगी वो जो नेग्लेक्टेड में जो स्पीड किसी पार्टिकुलर टॉर्क पर आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड में जो स्पीड आती है, एक्चुअल स्पीड उससे ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है ना, तो आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूड करेंगे तो आपको स्पीड ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि लास्ट में हम लोग कल कंपैरिजन करेंगे इन सब का, तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक शंट मोटर के। ठीक है ना, अब आपको नोट्स में हम शंट मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेज रहे हैं। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को बनाइएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे डीसी सीरीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है।